कहानी शुरू होती है रूस की एक सर्द, खतरनाक जेल की ओर जाते कुछ कैदियों से। रास्ते में जब वो एक गैस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो एक कैदी अचानक रहस्यमय तरीके से जंगल में गुम हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो मिल तो जाता है, लेकिन तभी एक गार्ड डराते हुए बोलता है, भागने की कोशिश मत करना, यहाँ के भेड़िए इंसान को चीर डालते हैं। जब सारे कैदी कॉलोनी में पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बेहद सख्त और बेरहम होता है। कैदी नंबर 864 को एक गुस्सैल कैदी के साथ रखा जाता है जो साफ बोल देता है कि उसे नया रूममेट पसंद नहीं। लेकिन 864 शांत रहता है और बस इतना कहता है, 3 दिन में मैं यहां से चला जाऊंगा। उसका साथी हंस पड़ता है, ठीक है, पर हम कभी लंच पर साथ नहीं बैठेंगे। अगले दिन जब वो जिम में बेंच प्रेस कर रहा होता है, कुछ गुंडे उसे बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स पल भर में तेज और सटीक मूव से सबको धूल चटा देता है। यही देखकर जेल का सबसे डरावना आदमी सीन चौरी, जो एक मशहूर कातिल है, उस पर ध्यान देता है। मगर कहानी पलट जाती है जब कैदी 864 कहता है, मैं शिकार नहीं, शिकारी हूं। और फिर शुरू होता है हिंसा का तूफान। कुछ ही सेकंड में वो सीन और उसके गैंग को खत्म कर देता है। गार्ड अंदर घुसते हैं, अफरातफरी मच जाती है, लेकिन 864 यानी क्रेवेन सबके सामने से गायब हो जाता है, अपने सेलमेट को हैरान चुप्पी में छोड़ते हुए। ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था, क्रेवेन 3 दिन के अंदर जेल से भाग निकलता है। उसका साथी वहीं बैठा रह जाता है, पूरी तरह सदमे में। बाहर जबरदस्त बर्फीले तूफान के बीच क्रेवेन की मुलाकात होती है एक भूखे भेड़िए से, लेकिन वो उससे लड़ता नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय टेलीपैथिक ताकत से उसे शांत कर देता है। फिर वो अपने ठिकाने एक प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ता है। भेष बदलकर और पूरी तैयारी के साथ वो विमान में चढ़ता है और अपना असली मिशन बताता है, सीन को हमेशा के लिए खत्म करना। वो अपने नकली टैटू को मिटाता है और खुलासा करता है कि कैदी नंबर 864 की पहचान तो बस एक चाल थी, अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाने के लिए एक नकली मौत की कहानी। अब कहानी लौटती है 16 साल पीछे, जहां एक नौजवान सर्गेई क्रावनोव को दिखाया जाता है, जो आगे चलकर क्रेवेन कहलाता है। उस वक्त उसके पिता निकोलाई उसे और उसके सौतेले भाई दिमित्री को न्यूयॉर्क के सेंट माइकल स्कूल से उठाते हैं। वो दोनों को बताते हैं कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। बात करना मुश्किल होता है, इसलिए निकोलाई उन्हें तंजानिया के उत्तरी जंगलों में शिकार पर ले जाता है ताकि वो दर्द भूल जाएं और जिंदगी के असली सबक सीखें। उसी दौरान उसी गेम पार्क में कैलिप्सो अपनी दादी के साथ बैठी होती है। उसकी दादी उसे कुछ पुराने टैरो कार्ड्स दिखाती हैं और कहती हैं, ये कार्ड सिर्फ उन्हीं का भविष्य बताते हैं जो इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। कैलिप्सो 3 कार्ड खींचती है। पहला आने वाले हादसे की चेतावनी देता है, दूसरा ताकत के साथ आने वाले खतरे की, और तीसरा एक रहस्यमय औषधि का इशारा करता है। दादी उसे एक छोटी शीशी देती हैं और कहती हैं, जब सही वक्त आएगा तुम समझ जाओगी इसका मतलब। इधर जंगल में निकोलाई अपने बेटे सर्गेई को सिखाता है कि असली जिंदगी क्या होती है, कैसे डर को काबू में रखना है और कैसे मौत से आंख मिलाकर जीना है। हालांकि दिमित्री अपने पिता के सर्गेई के प्रति झुकाव से बहुत परेशान रहता है। उसे हमेशा लगता है कि वो अपने भाई जितना अच्छा नहीं है, और यही बात उसे भीतर से तोड़ती रहती है। रात में कैंप फायर के पास सब बैठे होते हैं, जहां उनका साथी एलेक्सी एक डरावनी कहानी सुनाता है, एक पौराणिक शेर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ताकतवर शिकारी को भी हरा सकता है। निकोलाई उस कहानी को हंसी में उड़ा देता है और बोलता है, जो लोग किंवदंतियों को मार गिराते हैं वो खुद एक दिन किंवदंती बन जाते हैं। अगली सुबह एलेक्सी निकोलाई के पास आता है और उसे एक बिजनेस पार्टनरशिप का आइडिया देता है, लेकिन निकोलाई ठंडे लहजे में मना कर देता है। कहता है कि वो सिर्फ सिद्ध और सच्चे लोगों के साथ काम करता है। एलेक्सी को यह बात बुरी लगती है। बाद में सर्गेई और दिमित्री जंगल में अकेले रह जाते हैं, जहां अचानक उनका सामना होता है उसी दंतकथाओं वाले शेर से। सर्गेई बिना सोचे अपने भाई को बचाने कूद पड़ता है, लेकिन तभी निकोलाई पहुंच जाता है और उस शेर को गोली मारकर घायल कर देता है। घायल शेर गुर्राता है और सर्गेई को घसीटता हुआ जंगल की गहराइयों में ले जाता है। दूसरी तरफ कैलिप्सो को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और जंगल की ओर बढ़ती है। वो देखती है कि शेर सर्गेई को जमीन पर लिटाता है और उसके अपने जख्मों से टपकता खून सर्गेई के घावों पर गिरता है। कैलिप्सो समझ जाती है कुछ रहस्यमय हो रहा है। वो आगे बढ़कर अपनी दादी की दी हुई जादुई औषधि सर्गेई को पिला देती है। फिर वो जल्दी से वहां से गायब हो जाती है, लेकिन जाने से पहले सर्गेई के पास एक टैरो कार्ड रख जाती है। अस्पताल में डॉक्टर सर्गेई को मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन सबके होश उड़ जाते हैं जब वो 3 मिनट बाद अचानक फिर से जिंदा हो उठता है। उसकी तेज रिकवरी देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, खासकर जब उन्हें उसके पास से वही अजीब टैरो कार्ड मिलता है। थोड़ी देर बाद निकोलाई और दिमित्री अस्पताल पहुंचते हैं। निकोलाई का पहला सवाल ही सन्नाटा तोड़ देता है। वो सर्गेई से पूछता है कि शिकार के वक्त वो हिचकिचाया क्यों था। डॉक्टर उसकी हालत को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन निकोलाई का अभिमान सब पर भारी पड़ता है। वो आगे के टेस्ट करवाने से साफ मना कर देता है और जिद करता है कि सर्गेई को घर ले जाएगा। घर लौटने पर सर्गेई को अपनी मां के पुराने पत्र मिलते हैं। उन पत्रों में उसकी मां का दर्द साफ झलकता है। वो लिखती हैं कि उनकी मौत का असली कारण निकोलाई ही था और वही वजह थी कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया।
सरगेई हर लाइन पढ़ते हुए टूट जाता है और उसके अंदर अपने पिता के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ती जाती है। कुछ देर बाद दिमित्री उसके कमरे में आता है। वो अपने पिता की नकल करते हुए थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। मजाक उड़ाता है कि पापा ने तो तुझे मार ही डाला था। फिर वो कहता है कि निकोलाई को सरगेई से कितनी निराशा हुई थी, खासतौर पर उस वक्त जब उसने शेर का सामना करने में हिचकिचाहट दिखाई थी। निकोलाई के लिए वो पल उसकी नज़रों में सरगेई की कमजोरी का सबूत बन गया था, वो कमजोरी जो उसने अपनी माँ से विरासत में पाई थी। निकोलाई का मानना था कि उसे ये खामी ठीक करनी है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो सरगेई पर नजर रखेगा, उसे अपने पारिवारिक कारोबार के लिए तैयार करेगा। निकोलाई सरगेई को वही शेर की खाल भेंट करता है जिसे उसने मारा था, लेकिन सम्मानित महसूस करने के बजाय सरगेई अंदर से फट पड़ता है। वो अपने पिता पर गुस्सा निकालता है और तमतमाते हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब दिमित्री उसे पुकारता है, सरगेई अपने अंदर कुछ अजीब महसूस करता है। तभी बाहर से एक चील की तेज चीख सुनाई देती है जो उसकी नजरें खिड़की की तरफ खींच लेती है, और उसी पल उसके भीतर कोई पशु जैसी प्रवृत्ति जाग उठती है। अचानक आई इच्छा के चलते सरगेई ने अपना पासपोर्ट, टारो कार्ड और वो रहस्यमय औषधि पकड़ ली जो उसने छुपा कर रखी थी। उसने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो छत पर चढ़ा वो लड़खड़ा गया और गिर गया। उल्लेखनीय बात यह थी कि वो बिना किसी नुकसान के उतरा। जाने से पहले उसने दिमित्री से माफी मांगी और रूस में अपनी मां के स्वामित्व वाले एक गुप्त अभयारण्य की तलाश करने की अपनी योजना बताई। सरगेई रूस जाने वाले एक मालवाहक जहाज पर सवार हो गया। धीरे धीरे उसने चालक दल का विश्वास जीत लिया। जंगल में पहुंचने पर उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां पूरी तरह से प्रकट होने लगीं। दूर से भैंसों का एक झुंड देखकर सरगेई डर के मारे ठिठक गया। उसे हैरानी हुई जब एक भैंस झुंड से अलग हो गई और पीछे हटने से पहले सुरक्षात्मक रूप से उसके सामने खड़ी हो गई। इस मुठभेड़ ने सरगेई को अचंभित कर दिया, लेकिन इसने यह भी साफ कर दिया कि उसके साथ कुछ असाधारण हो रहा था। अंततः सरगेई ने उस अभयारण्य की खोज की जिसे उसकी मां ने सालों पहले संजोया था। यहां तक कि उसने वो पेड़ भी देखा जिस पर उसके और दिमित्री के नाम उकेरे गए थे। लेकिन अभयारण्य की तबाही का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उस रात अपने पिता की कठोर फटकार और मां के दुख की यादों से घिरकर सरगेई का दबा हुआ क्रोध आखिरकार फूट पड़ा, और उसी पल उसके भीतर एक आदिम शक्ति जाग उठी। इस नई शिकारी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर सरगेई घाटी में शिकार का पीछा करने लगा। हालांकि उसे पकड़ने के उसके सभी प्रयास नाकाम रहे। बाद में अपनी उन्नत दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए उसने शिकारियों को सींगों के लिए भैंसों का वध करते देखा। क्रोध ने उसे पूरी तरह घेर लिया और बेजोड़ गति और ताकत के साथ उसने शिकारियों के पूरे अभियान को ध्वस्त कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि जानवरों को कोई और नुकसान न पहुंचे। ये पल सरगेई के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वर्षों बाद क्रेवन उस रास्ते पर विचार करता है जो तंजानिया में शुरू हुआ था, जहां शेर के हमले ने उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से घायल कर दिया था। निकोलाई के आपराधिक साम्राज्य को ठुकराते हुए उसने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। एक सतर्क व्यक्ति बन गया जो शक्तिशाली अपराधियों को खत्म करने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए समर्पित था। अपनी यात्रा के दौरान क्रेवन दिमित्री के संपर्क में रहा और अपनी मां के अभयारण्य को अपने संचालन और शस्त्रागार का आधार बना लिया। उसके प्रयासों के बावजूद शिकारियों ने क्षेत्र को बर्बाद करना जारी रखा, सींगों के लिए भैंसों को मार डाला। जब उसने ऐसे ही एक समूह का सामना किया, क्रेवन ने जीवन के इस निरर्थक विनाश पर सवाल उठाए और जवाब मांगे। वो उन्हें एक एक कर अथक सटीकता के साथ खत्म करता गया, दया के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हालांकि एक शिकारी बच निकला और अपने पीछे एक महत्वपूर्ण सुराग छोड़ गया। लंदन डॉकलैंड्स पर शिकारियों का नेता पहुंचा और घबराहट में श्री टैगलैंड से देरी के लिए माफी मांगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगा गया जब उसने अपने जूतों के नीचे चिपचिपे लाल धब्बे देखे। उसे एहसास हुआ कि वो खून था। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, क्रेवन छाया से बाहर आया। उसकी उपस्थिति ठंडी और आदेशात्मक थी। हत्यारे ने कोई राहत नहीं दी, बल्कि नेता से बेहद सटीकता से पूछताछ की, और जब उसे अपने सारे उत्तर मिल गए तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर दिया। कहानी फैलाने के लिए कोई भी जीवित नहीं छोड़ा। शिकारी की सूची से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। सामंथा हज के अंतिम संस्कार में शोक मनाने वाले लोग धूसर और उदास आसमान के नीचे एकत्र हुए। वकील कैलिप्सो ने अपने गुरु के लिए एक गहरी भावनात्मक स्तुति दी, जिनकी सीन चौरी के प्रभाव में दुखद मृत्यु हो गई थी। शोक मनाने वालों के बीच छुपकर क्रेवन छाया से देख रहा था। उसकी तेज आंखें कैलिप्सो के दुख के हर भाव को पकड़ रही थीं। समारोह के बाद वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। शुरुआत में वो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने उसके पास अपनी दादी का टैरो कार्ड देखा तो तंजानिया में उसे बचाने की उसकी यादें ताज़ा हो गईं। ये संबंध अब निर्विवाद हो चुका था। क्रेवन ने खुलासा किया कि वो तब से उस पर नजर रख रहा था और उसे भरोसा दिलाया कि न्याय हो चुका है, सॉरी अब नहीं रहा। कैलिप्सो ने अगले दिन इस खबर की पुष्टि की। वो हैरान थी
लेकिन भीतर से राहत भी महसूस कर रही थी। उसके स्वर में जिज्ञासा और चेतावनी का मिला जुला भाव था। उसने उसके सतर्क तरीकों पर सवाल उठाए और कानून को अपने हाथ में लेने के खतरों की ओर ध्यान दिलाया। क्रेवन ने अपनी प्रेरणाएं समझाईं, बताया कि उसके सभी कर्म वो आभार थे उस पल के लिए जब कैलिप्सो ने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। हालांकि वो उसके तरीकों को पूरी तरह सही नहीं ठहरा पाई, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसे ये जानकर अजीब सी राहत महसूस हुई कि चोरी अब नहीं है। जैसे जैसे उनकी बातचीत गहरी होती गई, कैलिप्सो को यह एहसास हुआ कि क्रेवन वही अफवाहों वाला सतर्क व्यक्ति था जिसे फुसफुसाहटों में द हंटर के नाम से जाना जाता था। उसकी चेतावनियों के बावजूद उनके रास्ते एक दूसरे से टकराते रहे। जब क्रेवन ने उन अपराधियों की एक विस्तृत सूची साझा की जिन्हें वो निशाना बनाना चाहता था, तो उसने अपने अथक मिशन को कैलिप्सो की कानूनी कुशलता के साथ जोड़ते हुए एक साझेदारी का प्रस्ताव रखा। कैलिप्सो उत्सुक थी, लेकिन सतर्क भी। उसने इस पर विचार करने पर सहमति जताई। दूसरी ओर एलेक्सी घर पर आराम कर रहा था और अपने वफादार कुत्ते राज के साथ खेल रहा था। सीन चोरी की मौत की खबर टीवी चैनलों पर फैल चुकी थी, जिससे एलेक्सी ने मजाक में उस निगरानीकर्ता के बारे में चुटकी ली जिसने चोरी को मार गिराया था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उस सूची में अगला नाम शायद उसका खुद का हो सकता है, उसके चेहरे से सारा हास्य गायब हो गया। आसान निशाना न बनने का निश्चय करते हुए एलेक्सी ने जल्दबाजी में सीन चोरी के पूर्व सहयोगियों से मुलाकात तय की ताकि उनकी वफादारी सुनिश्चित कर सके और एक रक्षात्मक गठबंधन बना सके। लेकिन रूसी गिरोह ने उसका मजाक उड़ा दिया, उसके प्रयासों को ठहाकों और तानों में उड़ा दिया और उसे एक अपमानजनक उपनाम दे दिया, राइनो। क्रोधित और अपमानित होकर एलेक्सी ने अपनी ताकत साबित करने की कसम खाई। जब गिरोह के एक सदस्य ने अचानक उस पर गोली चलाई तो गोलियां उसकी त्वचा से टकराकर धातु जैसी आवाज के साथ बेअसर हो गईं। उसका शरीर अब अभेद्य चट्टान जैसा बन चुका था। एक ऐसी खोज जिसने खुद एलेक्सी को भी हिला दिया। अपने स्नाइपर्स की मदद से गिरोह के ज्यादातर सदस्यों को मार गिराया। सिर्फ 2 लोगों को जिंदा छोड़ते हुए उसने घोषणा की कि उनमें से एक उसका साथी बनेगा। खुद को साबित करो, उसने आदेश दिया। उसकी पत्थर जैसी त्वचा टिमटिमाती रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रही थी। इस बीच दिमित्री, जो अब एक लोकप्रिय बार का मालिक था, अपने मेहमानों का मनोरंजन कर रहा था, प्रसिद्ध गायकों की आवाजों की नकल करते हुए। उस शाम उसने अपने पिता निकोलाई को समर्पित करते हुए एक टोनी बेनेट गीत गाया, जो अचानक वहां पहुंच गए थे। हालांकि निकोलाई प्रदर्शन से प्रसन्न दिखे, लेकिन उनका पुराना अविश्वास बना रहा, जो सीन चोरी की हालिया मौत के बाद और भी बढ़ गया था। अपनी ताकत को फिर से स्थापित करने के लिए निकोलाई ने चोरी के पूर्व साथियों के साथ बैठकें की ताकि उन्हें अपने नियंत्रण में ला सके। लेकिन एलेक्सी अब पूरी तरह अपने राइनो व्यक्तित्व में ढल चुका था। उसने निकोलाई को रोकने का फैसला किया और उसे खत्म करने के लिए हत्यारों को भेज दिया। हत्या का प्रयास बुरी तरह असफल रहा। निकोलाई, जो अब भी एक अनुभवी योद्धा थे, उन्होंने हमलावरों को आसानी से मार गिराया। वहीं दिमित्री डर के मारे पियानो के नीचे छिप गया। लड़ाई खत्म होने के बाद निकोलाई का गुस्सा फट पड़ा। उसने दिमित्री को बाहर खींचा और उसे बेरहमी से डांटा। मुझे बेटे के रूप में एक लड़ाकू चाहिए, कायर नहीं, निकोलाई गरजे। उनके शब्दों ने दिमित्री के दिल में गहरा निशान छोड़ दिया। निकोलाई की हत्या के असफल प्रयास से क्रोधित राइनो ने अपनी योजनाओं को और तेज कर दिया। उसके नए सहयोगी ने उसे एक पेन ड्राइव दी जिसमें चौंकाने वाले सबूत थे। क्रेवन की असली पहचान सर्गेई क्रावानोव थी, जो निकोलाई का अलग हुआ बेटा था। इस खुलासे ने राइनो को झकझोर दिया, लेकिन उसने तुरंत इसमें अवसर देखा, इस पारिवारिक संबंध का फायदा उठाने का। क्रेवन को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से राइनो ने एक रहस्यमय विदेशी को काम पर रखा, जिसकी छवि बेहद डरावनी थी। उस विदेशी ने अपना मिशन रूस की जेल से शुरू किया, क्रेवन के ही रास्तों पर चलते हुए। जब एक गार्ड ने उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया तो विदेशी ने बस एक ठंडी तीखी नजर डाली और अगले ही पल शांति से ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही वो शव के ऊपर से गुजरा, उसकी डरावनी आवाज गलियारे में गूंज उठी, मैं तुम्हें देखूंगा। उसका मिशन अब शुरू हो चुका था। इसी बीच क्रेवन दिमित्री की इमारत में दाखिल होता है, कम रोशनी वाले पीछे के प्रवेश द्वार से। मध्यम गलियारे उसे उसकी पुरानी खतरनाक मिशनों की याद दिलाते हैं, जो अब उसकी दूसरी प्रकृति बन चुके हैं। अंदर वो दिमित्री को सरप्राइज देता है, जो अपने छोटे लेकिन शानदार सेटअप के साथ खुशी खुशी जन्मदिन मना रहा होता है। दिमित्री हमेशा की तरह शोमैन मूड में क्रेवन से कहता है, चलो भाई, थोड़ा स्टाइल दिखाओ, ये सख्त वाला लुक छोड़ो और एक खास सूट पहन लो। माहौल शांत है, लेकिन दोनों की हंसी पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही है। रात के खाने के लिए निकलते हुए क्रेवन की नजर सड़क के उस पार एक आदमी पर पड़ती है, जो जल्दी जल्दी चल रहा है। सूट थोड़ा अस्त व्यस्त है। मुस्कुराते हुए क्रेवन उसकी खुशबू पर मजाक करता है, लगता है किसी खास से मिलकर आ रहे हो। दिमित्री जोर से हंस पड़ता है और वो आदमी शर्म से लाल होकर भाग जाता है। रेस्तरां में दिमित्री माहौल में घुल चुका है। वो अपने पिता निकोलाई के दबाव की बातें करने लगता है,
आवाज में थोड़ी उदासी है, थोड़ी झुंझलाहट भी। वो बताता है कि कैसे सालों से वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। क्रेवन चुपचाप सुनता है, फिर नरमी से कहता है, वो जैसा चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करो, खुद बने रहो दिमित्री, वही तुम्हारी असली ताकत है। दिमित्री मुस्कुराता है और कहता है, तुम हमेशा सही कहते हो भाई। डिनर का माहौल अचानक बदल जाता है जब निकोलाई बिना बुलाए वहां पहुंच जाता है, पुरानी शराब की बोतल हाथ में लिए। वो सहजता से सब में घुल मिल जाता है। उसका करिश्मा कमरे की टेंशन को पल भर में खत्म कर देता है। तीनों एक साथ बैठते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। निकोलाई की आंखों में एक पल के लिए अपनापन झलकता है, जैसे दोनों बेटों को पहली बार उसने सच में अपना माना हो। लेकिन वो पल ज्यादा देर टिकता नहीं, अंदर का तनाव अब भी बाकी है। डिनर के बाद क्रेवन दिमित्री को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ता है। वो नशे में धुत है, चलते चलते धीरे से कहता है, खुद को दोष देना बंद करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। वो सोफे पर लेट जाता है, क्रेवन उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर चुपचाप बाहर निकल जाता है। मन में तूफान है, नींद कोसों दूर। सुबह सुबह क्रेवन लिफ्ट में चढ़ता है। सामने एक आदमी खड़ा है, दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी। वो आदमी क्रेवन की बिखरी हालत पर ध्यान नहीं देता। दिमित्री के अपार्टमेंट में पहुंचते ही क्रेवन का दिल धक से रह जाता है। दरवाजा आधा खुला है, अंदर सब बिखरा पड़ा है और दिमित्री गायब है। वो कमरे में इधर उधर भागता है, संघर्ष के निशान साफ हैं। दिल में डर उतर आता है, उसे उठा लिया गया है। बाहर टायर के निशान देखकर वो भागता हुआ सड़क पर निकल जाता है। दूर जाते ट्रक के पीछे दौड़ पड़ता है। ट्रक के अंदर दिमित्री बेहोश पड़ा है और कुछ भाड़े के सिपाही भागने की कोशिश में है। क्रेवन चलती गाड़ी पर छलांग लगाता है, ट्रक को झटका देता है और ऊपर शुरू हो जाती है जबरदस्त लड़ाई। एक बार, फिर दूसरा, फिर अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है। वो उछलकर सड़क किनारे जा गिरता है। वो दर्द में है लेकिन रुकता नहीं, खड़ा होता है और फिर दौड़ता है, पर ट्रक ओझल हो चुका है। रास्ते में एक बड़ा मेटल टावर उसकी राह रोक देता है। घायल लेकिन जिंदा क्रेवन सीधे कैलिप्सो की लॉ फर्म पहुंचता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। उसकी हालत देखकर शक होता है, लेकिन कैलिप्सो वक्त पर आ जाती है और कहती है, वो मेरा क्लाइंट है। अंदर ले जाकर पहले डांटती है, फिर उसकी आंखों में डर देखकर चुप हो जाती है। वो सब बताता है, दिमित्री का अपहरण, राइनो का नाम। कैलिप्सो कहती है, चिंता मत करो, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करूंगी, हम उसे वापस लाएंगे। फिर क्रेवन पहुंचता है निकोलाई के पास। वो पहले से सब जानता है। राइनो ने उंगली भेजी है संदेश के साथ। 48 घंटे में $20 मिलियन निकोलाई कहता है, पैसे नहीं दूंगा। इससे वो और ताकतवर हो जाएगा। क्रेवन गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन निकोलाई ठंडा पड़ा है। वो उल्टा क्रेवन को ही दोष देता है, तुम वहां थे, फिर भी उसे बचा नहीं पाए। क्रेवन का गुस्सा अंदर ही अंदर जलता है और वो फैसला करता है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। वो अकेले ही अपने भाई को वापस लाएगा। उधर दिमित्री को किसी दूर जगह पर कैद करके रखा गया है। वो जागता है और पहली बार सच में लड़ने की कोशिश करता है, इससे पहले कि भाड़े के सैनिक उसे कुछ करने पर मजबूर करें। कैलिप्सो की जांच उसे एक गुप्त एजेंट तक पहुंचा देती है, जो बताता है दिमित्री कहाँ है, अनारा के एक पुराने मठ में। लेकिन उसे नहीं पता, ये जानकारी एक जाल है जिसे राइनो के नए संचालक उस विदेशी ने रचा है। कैलिप्सो खतरे से अनजान क्रेवन को जानकारी देती है और कहती है, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। उत्तरी तुर्की में रात के अंधेरे में क्रेवन चुपचाप उस मठ में घुसता है। उसके कदम सुनाई नहीं देते। एक एक करके वो भाड़े के सिपाहियों को खत्म करता जाता है। छाया में ऐसे घुल जाता है जैसे वो वहीं का हिस्सा हो। लेकिन एक गार्ड की गलती सब बर्बाद कर देती है। अलार्म बज उठता है, सायरन चीखने लगते हैं और पूरा मठ युद्ध के मैदान में बदल जाता है। क्रेवन फुर्ती से चलता है, हर वार सटीक, हर हरकत जानलेवा। लेकिन तभी राइनो के सैनिक एक मिसाइल दाग देते हैं। इमारत का आधा हिस्सा उड़ जाता है। धुआं, आग, चीखें। क्रेवन को पीछे हटना पड़ता है, पर उसके अंदर की आग और भड़क जाती है। वो कसम खाता है, वापस आएगा और इस बार सब खत्म कर देगा। उधर विदेशी मठ के खंडहरों में पहुंचता है। पुलिस पहले से वहां मौजूद है। ऐसे झूठे रास्ते बनाता है कि पुलिस भूतों का पीछा करने लगती है और असली अपराधी हवा में गायब हो जाता है। दिमित्री और राइनो। दूसरी ओर राइनो दिमित्री से मिलता है, उसे बताता है उसका असली लक्ष्य कौन है। क्रेवन, वही आदमी जिसे वो हमेशा से मिटाना चाहता था। राइनो चाल चलता है, एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रेवन की पहचान उजागर होती है, सर्गेई क्रावानोव, निकोलाई का असली बेटा। दिमित्री हैरान है लेकिन झुकता नहीं। वो कहता है, वो मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। राइनो उसे तोड़ना चाहता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर भी उसका इरादा साफ है, पहले हमला करेगा, पहले खत्म करेगा। मिसाइल हमले के बाद क्रेवन कैलिप्सो से संपर्क करता है। ये सब एक जाल था, वो कहता है, और चेतावनी देता है, तुम तुरंत वहां से निकलो। कैलिप्सो समझ जाती है। वो अपना सामान समेटती है और एक सुरक्षित घर में चली जाती है कि राइनो अब दिमित्री के साथ खेल खेल रहा है। वो उसे अपने दुख बताता है, कैसे निकोलाई ने उसे भी नीचा दिखाया, कैसे वो हमेशा किसी और की छाया में रहा। फिर कहता है, हम एक जैसे हैं दिमित्री,
तुम और मैं। वो अपने राक्षसी रूप की सच्चाई बताता है। कष्टदायक प्रयोग जिसने उसे ये ताकत दी लेकिन उसकी मानवता छीन ली। वो फीडबैक से दवा पीता है जो उसकी जान बचाए रखती है पर धीरे धीरे उसे अंदर से खा रही है। दिमित्री सुनता है लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ नफरत है। वो कहता है, मैं अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। राइनो चुप हो जाता है लेकिन उसकी आंखों में तूफान है। तभी विदेशी वहां आता है, राइनो को अपनी नई घुसपैठ कला दिखाता है, बिना आवाज, बिना निशान। राइनो प्रभावित तो होता है पर मन में एक चुभन है। दोनों के बीच अब एक ठंडी दुश्मनी जन्म ले चुकी है। जंगल का अभयारण्य और पहचान का संकट। इधर क्रेवेन और कैलिप्सो जंगल के अभयारण्य में छिपे हैं। शांति, लेकिन बस थोड़ी देर की, क्योंकि दुश्मन उनके करीब पहुंच रहे हैं। एक शांत पल में क्रेवेन एक तेंदुए के पास जाता है। जानवर उसके सामने रुकता है, ना डर ना गुर्राहट, बस आंखों में एक पहचान, जैसे दोनों एक दूसरे को समझते हों। कैलिप्सो ये देखती है और सिहर उठती है। ये आदमी इंसान है भी या कुछ और बन चुका है। उसी वक्त विदेशी अपने असली इरादे बताता है। वो बदला लेना चाहता है सीन चौरी की मौत का, जिसके जिम्मेदार क्रेवेन है। अब उसका मिशन साफ है, क्रेवेन को ढूंढना और खत्म करना। कैलिप्सो इस बीच क्रेवेन की फाइल्स देखती है। हथियारों के स्केच, पुरानी रणनीतियां, सब कुछ इतने विस्तार से लिखा है जैसे वो किसी युद्ध की तैयारी कर रहा हो। क्रेवेन कबूल करता है, मैं उस औषधि को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसने मुझे बचाया था, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। कैलिप्सो उसका साथ नहीं देती, कहती है वो चीज तुम्हें बचा नहीं रही, वो तुम्हें खत्म कर रही है। उसी समय एजेंट्स रिपोर्ट भेजते हैं। राइनो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और विदेशी उसके साथ भ्रम रसायन बना रहा है जो दिमाग को झूठे सच दिखाएगा। अंतिम युद्ध की शुरुआत। राइनो अब सीधा क्रेवेन से संपर्क करता है, कहता है हम साथ काम करें। क्रेवेन ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं जानवरों से सौदा नहीं करता, और कॉल काट देता है। राइनो गुस्से से पागल हो जाता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है, उसे ढूंढो किसी भी कीमत पर, और अगर असफल रहे तो अपनी लाशें लेकर लौटना। क्रेवेन समझ जाता है अब जंग पक्की है। वो तैयारी शुरू करता है, अपना कवच पहनता है, हर हथियार सेट करता है, जंगल के हर कोने में जाल बिछाता है। जब राइनो के सैनिक आते हैं, जंगल उनके लिए मौत का जाल बन चुका होता है। धमाके, गोलियां, चीखें और क्रेवेन छाया की तरह चलता है, हर वार घातक, हर कदम योजनाबद्ध। अराजकता के बीच दिमित्री मौका पाता है और अपने अपहरणकर्ताओं से भाग निकलता है। राइनो अपनी सेना की हार देखकर बौखला जाता है, आसमान में हेलीकॉप्टर तैनात करता है और आदेश देता है, उसे राख बना दो। विस्फोटक बरसने लगते हैं, जंगल जल उठता है और अब शिकार शुरू हो चुका है। विदेशी को क्रेवेन पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से हमला करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही तीर का असर होता है, क्रेवेन ज्वलंत, भयावह भ्रमों से अभिभूत हो जाता है जो उसके गहरे डर पर हावी हो जाते हैं। विदेशी व्यक्ति क्रेवेन को और अधिक भ्रमित करने के लिए मनोवैज्ञानिक हेरफेर में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है। विदेशी क्रेवेन को ले जाने की तैयारी करता है और उसे उसके नियोक्ताओं तक पहुंचाने का पूरा इरादा रखता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो जो उनके उद्देश्य के अनुकूल हो। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त विदेशी क्रेवेन पर हावी हो जाता है और अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक एक तीर उसकी आंख में लग जाता है, जिससे उसका हमला रुक जाता है। अप्रत्याशित हमला एक अदृश्य तीरंदाज से होता है कि वो तीरंदाज कैलिप्सो था, जो दूर से अराजकता पर नजर रख रही थी। क्रेवेन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो ठीक समय पर आगे आती है, अपनी पहले की अनिच्छा को नजरअंदाज करते हुए। कैलिप्सो उस पैतृक औषधि को पिलाती है जिसके बारे में उसने पहले दावा किया था कि वो खो गई है। जैसे ही रहस्यमय तरल उसकी नसों में बहता है, क्रेवेन अपनी ताकत और जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। उसकी इंद्रियां नए स्तर तक बढ़ जाती हैं। कैलिप्सो उसे ऊपर उठते हुए देखती है। उसकी उपस्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और जंगली है। इस बीच क्रेवेन के जीवित रहने से बेखबर राइनो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की कथित मौत का जश्न मनाता है। वो इस विश्वास में आनंदित होता है कि उसने वहां सफलता प्राप्त की है जहां कई लोग असफल हुए थे, और दावा करता है कि महान लोग भी गिर सकते हैं। उसकी विजय में तब बाधा आती है जब दिमित्री को एक वाहन में लादा जाता है जो राइनो के अगले कदम की शुरुआत का संकेत देता है। उसकी निगाहें निकोलाई पर टिक जाती हैं, जो अब उसका अंतिम लक्ष्य है। हालांकि काफिला रवाना होने से पहले भैंसों की अचानक भगदड़ उस क्षेत्र में आ जाती है। राइनो अपने आदमियों को आदेश देता है सुरक्षात्मक उपाय सक्रिय करने के लिए, क्योंकि हमलावर झुंड के नीचे जमीन कांपने लगती है। क्रेवेन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और औषधि से उत्साहित होकर भैंस की प्राकृतिक शक्ति का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हुए अराजकता में शामिल हो जाता है। उन्मादी दृश्य क्रेवेन और राइनो के बीच चरम टकराव के लिए मंच तैयार करता है। दोनों एक क्रूर हाथापाई में शामिल होते हैं। उनकी ताकत और संकल्प एक दूसरे को उनकी सीमा तक धकेलते हैं। राइनो अपने दुर्जय आकार और उन्नत शरीर पर भरोसा करते हुए क्रेवेन को ताना मारता है और उसे चुनौती देता है कि वो जो शुरू किया है उसे पूरा करे। झगड़े के बीच
क्रेवन अपने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों का अध्ययन करता है और एक गंभीर कमजोरी को देखता है। आक्रमणकारी भैंस के साथ अपने हमलों का समय निर्धारित करते हुए वह कमजोर बिंदु का फायदा उठाता है। एक निर्णायक प्रहार करता है जो गैंडे को घुटनों पर ला देता है। जैसे ही गैंडा मर रहा होता है, उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, लेकिन उसका संकल्प बना हुआ है। अपने अंतिम क्षणों में वो एक भयावह सच्चाई का खुलासा करता है कि निकोलाई ने ही सब कुछ रचा था। क्रेवन की क्षमताओं को उजागर करने वाले जेल वीडियो को जारी करने से लेकर निकोलाई ने अपने प्रतिद्वंद्वी के पतन की कुशलतापूर्वक योजना बनाई थी। दिमित्री क्रोध से भरकर राइनो को खत्म करने के लिए हथियार उठाता है, लेकिन क्रेवन हस्तक्षेप करता है और अपने भाई को उस रेखा को पार करने से रोकता है जिसे वो जानता है कि वापस नहीं लाया जा सकता। कुछ ही क्षणों बाद गैंडा अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित। क्रेवन निकोलाई का सामना करने के लिए उत्तरी रूस की यात्रा करता है। उनकी मुलाकात तनावपूर्ण होती है, जिसमें वर्षों का आक्रोश और विश्वासघात झलकता है। निकोलाई बिना किसी पश्चाताप के अपनी योजनाओं को स्वीकार करता है और इस बात पर जोर देता है कि उसके कार्य क्रेवन को बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए थे। क्रेवन अपने पिता के हेरफेर और उसके द्वारा बनाए गए अपराध के साम्राज्य से घृणा करता है। अंततः अपने पिता के अंधेरे के पूरे दायरे को समझता है। खुद बदला लेने के बजाय क्रेवन काव्यात्मक न्याय प्रदान करता है। वो निकोलाई को खाली बंदूक के साथ जंगल में अकेला छोड़ देता है। जैसे ही क्रेवन दूर चला जाता है, एक विशाल भालू छाया से उभरता है। इसकी उपस्थिति निकोलाई के भाग्य का एक अशुभ निष्कर्ष है। 1 साल बाद ऐसा लगता है कि जीवन स्थिर हो गया है। दिमित्री, जो अब इंग्लैंड में अपना नाइट क्लब चला रहा है, अपने सामान्य आकर्षण से मेहमानों का मनोरंजन करता है। उसके जन्मदिन पर क्रेवन उससे मिलने आता है और गर्मजोशी और भाईचारे की भावना लेकर आता है। दिमित्री क्रेवन को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन रहस्यमय ढंग से एक डॉक्टर का उल्लेख करता है जिसने उसके जीवन को गहराई से बदल दिया। क्रेवन तब हैरान रह जाता है जब वो दिमित्री की गुप्त व्यक्तियों के साथ बातचीत को देखता है। उनकी चर्चाएं खतरनाक सौदों के निहितार्थों से जुड़ी होती हैं। माहौल जल्दी ही खराब हो जाता है जब दिमित्री क्रेवन पर पाखंड का आरोप लगाता है और उसकी तुलना अपने पिता से करता है। वो ये दावा करते हुए भड़कता है कि क्रेवन की न्याय की अथक खोज सिर्फ उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ट्रॉफियों की तलाश है। जैसे जैसे भावनाएं उबलती हैं, दिमित्री एक चौंकाने वाले परिवर्तन से गुजरता है। उसका रूप बदल जाता है। वो क्रेवन की हूबहू प्रतिकृति में बदल जाता है, जिससे उसकी गिरगिट जैसी क्षमताएं प्रकट होती हैं। दिमित्री बताते हैं कि रहस्यमय डॉक्टर ने नकल करने की उसकी प्राकृतिक प्रतिभा को बढ़ाया, जिससे वो दूसरों की नकल करने में अविश्वसनीय सटीकता के साथ सक्षम हो गया। वो कहते हैं कि वे हमेशा गिरगिट रहे हैं, जो गहरी चोट पहुंचाता है। ये हीनता की दीर्घकालिक भावना और प्रभुत्व की छिपी हुई इच्छा की ओर इशारा करता है। दिमित्री का परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये नैतिक अस्पष्टता में उसके पतन को दर्शाता है। अब अपने पिता के आपराधिक साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के इरादे से दिमित्री अपने अंधेरे पक्ष को अपनाता है और अपने इरादों को अंतिम रूप से घोषित करता है। क्रेवन अपने भाई के पतन से भयभीत होकर उसे रोकने की कसम खाता है, भले ही इसका मतलब हो किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना जो उसे किसी और से बेहतर जानता हो। बाद में क्रेवन को अपने दिवंगत पिता निकोलाई द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिलता है। ये शब्द सरल किंतु शक्तिशाली हैं, जो क्रेवन को उसके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक समय उनके बीच हुए संघर्षों के बावजूद निकोलाई उनके अटूट बंधन को स्वीकार करता है और दोनों को महान शिकारी कहता है, जो जीवन में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए किस्मत में है। जैसे ही क्रेवन अपनी अशांत यात्रा पर विचार करता है, एक युवा लड़के से लेकर उस व्यक्ति तक जो वो बन गया है, वो महसूस करता है कि उसके पिता के संदेश का भार अब उसके भीतर बस गया है। शांत संकल्प के साथ वो उस शेर की खाल से बनी बनियान पहनता है जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। शेर की ताकत, जो कभी अस्तित्व और परिवर्तन का प्रतीक थी, अब उसका कवच बन चुकी है। अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाते हुए क्रेवन आगे बढ़ता है और उस शिकारी का रूप धारण करता है जिसे उसके पिता हमेशा से मानते थे।